Now let's move on to section 11. Section 11 says restriction repugnant to interest created. Section 11 states that when a person transfers a property to another and gives them absolute ownership, the transferee has full right to use and dispose of the property as they wish. मतलब धारा 11 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य को संपत्ति का हस्तांतरण करता है तब उसे पूर्ण स्वामित्व देता है। तो प्राप्तकर्ता जो उसे प्राप्त कर रहा है वो उस संपत्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करता है। Any condition imposed by the transferor that restricts the transferee's right to use or transfer the property will be void. मतलब ये हुआ कि कोई अगर जो हस्तांतरण करता है वो अगर कोई ऐसा प्रतिबंध लगाता है कि जो प्राप्त करता है वो उसका उपयोग या बिक्री का अधिकार सीमित कर देता है तो वो शर्त अमान्य होगा। ठीक है, वो जो राइट रेस्ट्रिक्शन होगा वो void होगा। However, if the restriction is placed to ensure the beneficial enjoyment of another immovable property, such a restriction can be enforced. मतलब कि यदि प्रतिबंध किसी अन्य अचल संपत्ति के लाभकारी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है तो वो शर्त वैध हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं कि इनवैलिड रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ए ने अपनी जमीन बी को दी और कहा कि बी वहां रह सकता है लेकिन उसे बेच नहीं सकता है। यह प्रतिबंध अमान्य होगा क्योंकि बी पूर्ण स्वामी है। ठीक है, और वैध क्या होगा, तो मान लो ए के पास दो जुड़ी हुई जमीनें हैं। ठीक है, और वह एक जमीन बी को इस शर्त पर देता है कि बी इसे केवल आवासीय उपयोग के लिए रखेगा ताकि ए की बाकी जमीन का मूल्य बना रहे। तो ये जो प्रतिबंध है ये वैध होगा। समझ में आया? जैसे मान लो ए ओन्स टू एडजेसेंट लैंड्स, ठीक है, एंड ट्रांसफर्स वन टू बी on the condition that B will use it only for residential purpose to maintain the value of A's remaining land. This restriction is valid. ठीक है, आगे समझ में सेक्शन 11 यही कहता है, restriction repugnant to interest created. ठीक है, अब सेक्शन 12 देखते हैं। Now, section 12 states that if person transfers property with a condition that the transferee's interest in the property will cease if they become insolvent or try to transfer it to someone else, such a condition is void. This ensures that a person's ownership rights are not unfairly restricted. धारा 12 मतलब ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का हस्तांतरण इस शर्त के साथ करता है कि जो प्राप्त करता है ट्रांसफरी दिवालिया होने या संपत्ति को किसी और को हस्तांतरित करने की कोशिश करने पर अपना स्वामित्व खो देगा तो ऐसी शर्तें अमान्य होंगी। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर ट्रांसफ़र कर रहा है किसी को प्रॉपर्टी तो वो इस शर्त पे ट्रांसफ़र करता है कि जो प्राप्त करता है वो जब दिवालिया हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी और को संपत्ति ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा तो जो वो जो स्वामित्व है वो अपना खो देगा उस संपत्ति पे। तो ऐसी शर्तें अमान्य होंगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये जो सेक्शन है, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के ऑनरशिप राइट्स को मतलब प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है, प्रोहिबिशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि यह नियम जो है ये लीज से संबंधित मामलों में लागू नहीं होता है जहां यह शर्त जमींदार के लाभ के लिए हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अमान्य शर्त का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ए बी को जमीन देता है लेकिन शर्त रखता है कि यदि बी दिवालिया हो जाए या जमीन बेचने की कोशिश करे तो उसकी संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो यह शर्त अमान्य होगा क्योंकि बी स्वामी है और उसका स्वामित्व तो बना रहेगा। ठीक है, अब वैध शर्त का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो लीज का मैंने अभी बताया। यदि मकान मालिक, मान लीजिए कि कोई मकान मालिक है एक्स, उसका किराएदार है वाई। यदि मकान मालिक एक्स किराएदार वाई को यह शर्त लगाकर संपत्ति किराए पर देता है कि यदि वाई किराए की संपत्ति को किसी और को हस्तांतरित करने की कोशिश करता है तो लीज खत्म हो जाएगी। तो यह शर्त मान्य होगा क्योंकि इसमें स्वामित्व ट्रांसफर नहीं किया था, मकान मालिक ने किराएदार को स्वामित्व ट्रांसफर नहीं किया था,
उसने उसे रेंट पे रहने के लिए जगह दी थी, और वो अगर वो रेंटेड ज़मीन को बेचने की कोशिश करे या ट्रांसफ़र करने की कोशिश करे, तो वो जो शर्त है वो मान्य होगी, क्योंकि ये मकान मालिक के हित में है। ठीक है, सेक्शन 12 यही कहता है, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन। ठीक है, सेक्शन 12 आगे समझ में। अब सेक्शन 13 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 13 डिफाइंस ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, जो अभी जन्म नहीं लिया है। ठीक है, सेक्शन 13 states that if a person transfers property for the benefit of someone who is not yet born at the time of transfer, such a transfer is valid only if it is subject to prior interest and the unborn person gets the entire remaining interest in the property. इसका मतलब है, धारा 13 यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हस्तांतरित की जाती है जो अभी जन्म नहीं लिया है, तो यह हस्तांतरण तभी वैध होगा जब यह पहले से बनाए गए किसी हित, मतलब प्रायर इंटरेस्ट के अधीन हो, और अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का पूरा शेष हित, रिमेनिंग इंटरेस्ट, प्राप्त हो। ठीक है, अर्थात अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व मिलना चाहिए। यदि यह केवल आंशिक हित प्राप्त करता है तो ट्रांसफर अमान्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अनबॉर्न पर्सन मस्ट रिसीव एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अदरवाइज द ट्रांसफर विल नॉट बी इफेक्टिव। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें जो वैलिड हस्तांतरण होगा, वैलिड ट्रांसफर होगा, उसका क्या एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ए ने संपत्ति बी को यह कहकर दी कि बी इसे ए की पत्नी के लिए उसकी मृत्यु तक रखेगा। ठीक है, और पत्नी की मृत्यु के बाद यह संपत्ति ए के अजन्मे पुत्र को मिल जाएगी, तो यह वैध है क्योंकि पुत्र को पूरा शेष हित प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और जैसे ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी स्टेटिंग दैट बी विल होल्ड इट फॉर एज वाइफ फॉर हर लाइफ टाइम, and after her death the entire property will pass to A's unborn son. This is valid because A's son is receiving the full remaining interest. ठीक है, अब इनवैलिड ट्रांसफर जो है ना, उसको समझते हैं कि इनवैलिड ट्रांसफर का एक एग्जांपल से है ना समझेंगे कि इनवैलिड ट्रांसफर क्या होगा, अमान्य हस्तांतरण क्या होगा इस कंडीशन में। जैसे ए ने संपत्ति को बी के पास यह शर्त रखकर ट्रांसफर किया कि पहले ए और उसकी पत्नी जीवन भर इसे उपयोग करेंगे, फिर उनके बड़े बेटे को जीवन भर अधिकार मिलेगा और फिर छोटे बेटे को मिलेगा। यह अमान्य है क्योंकि बड़े बेटे का पूरा शेष हित नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है सेक्शन 13, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। धारा 13 को है ना थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। ठीक है, धारा 13 जो है अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का अंतरण है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति ऐसे व्यक्ति के लिए ट्रांसफर करना चाहता है जो अभी तक जन्म ही नहीं लिया है, तो वह संपत्ति तब तक उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी जब तक कि वह पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी न बन जाए। ठीक है, इसके दो शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि अजन्मे व्यक्ति के लिए संपत्ति तभी दी जा सकती है जब उससे पहले किसी और के पास संपत्ति हो। ठीक है, मतलब कि जिसे दिया जाना है संपत्ति, जो अभी जन्म नहीं लिया है, उसे तभी दिया जा सकता है वो संपत्ति जब किसी और के पास पहले से उस संपत्ति का अधिकार हो। ठीक है, मतलब प्रायर इंटरेस्ट हो। और दूसरा कंडीशन है कि अजन्मे व्यक्ति को दी गई संपत्ति तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि वो पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी न बन जाए। मतलब कि जो ट्रांसफर होगा वो पूरी संपत्ति का होगा, उसे तभी जो है ना वो मान्य होगी। ठीक है, गलत ट्रांसफर क्या होगा इसका उदाहरण देता हूँ। जैसे राम अपनी संपत्ति को श्याम के लिए ट्रस्ट में रखता है ताकि वह और उसकी पत्नी जीवन भर इसका उपयोग करें। फिर वह यह तय करता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतान में सबसे बड़ा बेटा जीवन भर उस संपत्ति का मालिक रहेगा और उसके बाद दूसरा बेटा उसका उत्तराधिकारी बनेगा। यह ट्रांसफर अवैध है क्योंकि संपत्ति का केवल एक हिस्सा बड़े बेटे को दिया जा रहा है जबकि पूरी बची हुई संपत्ति नहीं दी जा रही है। ठीक है, सही ट्रांसफर क्या होगा। जैसे मान लो मोहन अपनी जमीन का ट्रांसफर एक ट्रस्ट को करता है
ताकि उसका बेटा और बहू जीवन भर इस संपत्ति का उपयोग करें। ठीक है। फिर यह तय करता है कि उनके निधन के बाद उनकी होने वाली संतान इस पूरी संपत्ति की मालिक होगी। ठीक है। यह वैध ट्रांसफर है क्योंकि अजन्मे व्यक्ति को पूरी बची हुई संपत्ति दी जा रही है। यह जो धारा है यह आंशिक स्वामित्व से बचाती है। ठीक है। ताकि संपत्ति का एक ही व्यक्ति पूर्ण उत्तराधिकारी हो। ठीक है। आशा है 11, 12, 13 समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में 14, 15, 16 को कवर करेंगे। ठीक है।